Hello students, welcome to the English class of 10th standard. हम यूनिट 4 अ वंडरफुल क्रिएशन जो कि रीड कर चुके हैं, आज हम उसकी वर्कबुक की एक्सरसाइज करेंगे। वही सेम पैटर्न है, बाकी जो 3 लेसन्स का हमने किया है और 4th लेसन में भी वही है। एक्सट्रैक्ट में से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और वो एक्सट्रैक्ट आपका लेसन में से ही छोटे छोटे पैरा लिए हुए हैं। फर्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द लॉर्ड एक्सट्रीमली बिजी। द लॉर्ड वॉज, इसका आंसर हम इसी में से ही लेंगे कि लॉर्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा बिजी क्यों थे। द लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग अ क्रिएचर, लास्ट लाइन में दे रखा है, एंड वॉज इनटू द 6th डे ऑफ ओवर टाइम। लॉर्ड जो थे वो एक ऐसे प्राणी की रचना कर रहे थे और उसमें उन्होंने इतना केयर कर रहे थे, केयर से वो उसकी रचना कर रहे थे कि उनको 5 दिन काम करने के बाद भी 6ठे दिन उनको ओवर टाइम करना पड़ा। सेकेंड है, द एंजल कमेंटेड दैट। ये हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। द एंजल कमेंटेड दैट द लॉर्ड वॉज टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग द क्रिएचर। ये भी लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि एंजल ने ये कमेंट किया कि लॉर्ड जो हैं वो इस क्रिएचर को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। ये लाइन कंप्लीट की है सिर्फ हमने। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज क्यूरियस टू नो द डिटेल्स। जो लॉर्ड जो क्रिएशन कर रहे थे उसकी डिटेल्स जानने के लिए कौन बहुत ज़्यादा उत्सुक था। द एंजल वॉज क्यूरियस, हु की जगह हमको क्या आना चाहिए, पर्सन का नाम। तो यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है और वो पर्सन जो है वो कौन है, द एंजल। द एंजल वॉज क्यूरियस टू नो द डिटेल्स। बाकी जो लाइन है क्वेश्चन की सेम ही रहती है, सिर्फ हु वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हु को हटा के उसकी जगह हम क्या करते हैं, पर्सन का नाम लिखते हैं। सेकंड है, व्हाट डज द लॉर्ड से अबाउट हर पार्ट्स। लॉर्ड जो हैं वो उसके पार्ट्स के बारे में क्या कहते हैं। उसकी जो बड़ा पैरा है, ऑल हर पार्ट शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल। ऑल हर पार्ट्स, हर किसके लिए यूज हुआ है, वो क्रिएचर जिसकी रचना लॉर्ड कर रहे हैं। तो द लॉर्ड सेज दैट ऑल हर पार्ट शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल। ये इसका आंसर होगा। थर्ड है, व्हाट कैन हर किस डू। उसकी किस क्या कर सकती है, ये सेकेंड लाइन में दे रखा है। अ किस कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। हम आंसर लिखेंगे, हर केस कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैंड्स एंड आईज शुड शी हैव। कितने हैंड्स उसको होने चाहिए और कितने आईज होनी चाहिए। तो हमने लेसन में पढ़ा था, शी शुड हैव 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स एंड, और ये दिया हुआ भी है पैराग्राफ में, एंड 3 पेयर्स ऑफ आईज। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अ प्रॉब्लम फॉर द लॉर्ड। लॉर्ड के लिए प्रॉब्लम क्या थी। बाकी तो उन्होंने रचना तो बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड मॉडल बनाया था, अच्छे से उन्होंने ओवर टाइम करके उसका क्रिएशन किया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, गिविंग 3 पेयर्स ऑफ आईज टू द मदर वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द लॉर्ड। कि बाकी सब तो ठीक है, सिर्फ उसको 3 पेयर्स 3 जोड़ी आंखें देना लॉर्ड को एक प्रॉब्लम लग रही थी कि मैं किस तरह से उसका मैनेजमेंट करूं। सेकंड है, व्हाट वाज द लॉर्ड क्रिएटिंग। लॉर्ड क्या क्रिएट कर रहे थे, लॉर्ड वाज क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर। नेक्स्ट है, व्हाट विल द फर्स्ट पेयर ऑफ आईज डू। लॉर्ड ने ये भी बताया कि जो मैं 3 पेयर्स आईज के मैं उसको दूंगा तो उन तीनों पेयर्स का काम क्या होगा। फर्स्ट पेयर का काम क्या, सेकंड पेयर का क्या है और थर्ड का क्या है। वो ही
सेपरेट करके ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो what will the first pair of eyes do? The first pair of eyes will see the children through closed door, लेसन में आया हुआ है। सेकेंड है what will the second pair of eyes do? The second pair of eyes will look at the children and say I understand and love you without uttering a word। अर्थात मैं तुमको देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और ये कहती है कि तुमको बिना कहे हुए, बिना बोले हुए, मैं तुमको एक भी वर्ड अगर तुम नहीं बोलोगे तो बिना बोले हुए मैं तुम्हारी हर चीज़ समझ सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द थर्ड पेयर ऑफ आईज डू? थर्ड पेयर जो है आईज का वो क्या काम करेगा? द थर्ड पेयर ऑफ आईज विल सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम। जो आंखों की तीसरी जोड़ी है वो क्या करेगी? सीक्रेट थिंग माना गुप्त बातों को भी बिना खोले हुए, बच्चों की या घर के परिवार के सभी सदस्यों की बिना खोले हुए भी उनकी बातों को जान सकेगी, बिना बताए हुए भी। तो ये हमने 3 एक्सट्रैक्ट किए, और इस तरह से टोटल इस लेसन में, बहुत शॉर्ट लेसन है, टोटल हैं ही 6 एक्सट्रैक्ट्स, उसमें से 3 हमने कर लिए और बाकी के जो 3 हैं वो आप इजीली उनके आंसर्स ढूंढ सकोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। राइट वेदर द सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इसका फर्स्ट सेंटेंस है द लॉर्ड वॉज इन टू हिज 6th डे ऑफ ओवर टाइम। तो ये हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड ये क्रिएशन को क्रिएट करने में 6th डे 5 दिन तो उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे, और वो 6ठा दिन ओवर टाइम कर रहे थे। तो ये सेंटेंस क्या है? ट्रू। द एंजल डिड नॉट वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ द क्रिएशन। एंजल जो था वो इस रचना के बारे में डिटेल्स जानने के लिए नहीं जानना चाहता था, जबकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि एंजल इस रचना के बारे में डिटेल्स जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड है अ मदर्स पार्ट शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल। तो ये भी हमने पढ़ा इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन में, तो ट्रू है ये। अ मदर्स किस कैन क्योर एवरीथिंग। ये भी सेंटेंस क्या है कि मदर की किस जो है वो हर चीज़ को ठीक कर सकती है, ये भी ट्रू। द हैंड्स ऑफ द मदर वर अ प्रॉब्लम फॉर द लॉर्ड। अभी अभी ये भी हमने किया था कि जो हैंड्स हैं वो मदर के लिए, लॉर्ड के लिए प्रॉब्लम नहीं थे। 3 पेयर्स ऑफ आईज वर अ प्रॉब्लम फॉर द लॉर्ड। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स। द लॉर्ड वॉन्टेड टू गिव 3 पेयर्स ऑफ आईज टू द मदर। तो लॉर्ड जो थे वो मदर को 3 जोड़ी आंखें देना चाहते थे। ये सेंटेंस ट्रू है। अ मदर कैन नॉट हील हर सेल्फ व्हेन शी इज सिक। ये हमने लेसन में पढ़ा था कि मदर कैन हील हर सेल्फ व्हेन शी इज सिक। कैन हील, कैन नॉट हील नहीं, कैन हील। तो इसमें नॉट नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? फॉल्स। द एंजल थॉट दैट द मॉडल ऑफ ए मदर वॉज टफ। ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। The angel thought that the model of the mother was very soft. टफ की जगह क्या आना चाहिए था? सॉफ्ट। और लास्ट है द टीयर वॉज अ मिरेकल। उसकी आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो एक प्रकार का क्या था? लॉर्ड ने बताया था कि ये एक प्रकार का चमत्कार है, मैंने तो ये आंसू इसको नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks selecting the correct words from the brackets। अब ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं, उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, और फिर सेंटेंसेस में हमको राइट वर्ड चूज करके और राइट ब्लैंक में भरना है। टफ मतलब कहना चाहिए कि वैसे तो इसका अर्थ होता है कठोर, लेकिन इसमें टफ माना स्ट्रेंथ, उसमें कितनी ताकत होती है। एक्साइटेड माना उत्तेजित। वंडरफुल अद्भुत, इम्पॉसिबल असंभव। ऑल द प्लेयर्स वर एक्साइटेड।
दे हैड गॉट अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हाउ टफ दे वर। इसका मतलब है सब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे, उनको एक बहुत ही अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ था अपने आप को प्रूव करने का कि उनमें कितनी स्ट्रेंथ है। टफ का मतलब मैंने सिनोनिम बताया था आपको कि स्ट्रेंथ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिफीट दैम, उनमें इतनी ताकत थी कि उनको हराना असंभव था। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसके ब्रैकेट वाले वर्ड्स हैं इम्प्रेस्ड, प्रभावित हुआ, कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना, लुक्ड एट, की तरफ देखना, प्रॉब्लम, समस्याएं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टडी विथ कंसंट्रेशन, टीचर ने विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करके पढ़ने के लिए कहा। शी वॉज रेडी टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, वो उनकी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार थी। द स्टूडेंट्स वर इम्प्रेस्ड विद द टीचर, सारे स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर से इम्प्रेस हो गए, मतलब प्रभावित हो गए थे। दे लुक्ड एट हर विथ एडमायरेशन, इसका मतलब है कि उन्होंने उसकी तरफ प्रशंसनीय मतलब भावना से देखा कि हम आपकी प्रशंसा करते हैं। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा। नेक्स्ट है ट्रबल, टास्क, प्राइड और क्रिएशन। ट्रबल का मतलब परेशानी, टास्क माना एक कार्य, बड़ा कार्य, और प्राइड माना गर्व और क्रिएशन माना रचना। ऑल द चिल्ड्रन हैव वर्कड हार्ड टू कंप्लीट दिस मॉडल ऑफ अ रोबोट। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, सारे जो बच्चे थे वो रोबोट के मॉडल को पूरे करने में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे। और इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क एंड द चिल्ड्रन वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल टू कंप्लीट इट इन अ शॉर्ट टाइम। ये एक बहुत मुश्किल बड़ा कार्य था और बच्चे जो थे उस कम समय में उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे थे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। दे विल एग्जिबिट देयर क्रिएशन विथ अ लॉट ऑफ प्राइड, वो अपनी इस रचना को बहुत ही गर्व के साथ प्रस्तुत करेंगे। क्रिएशन माना जो वो रचना कर रहे हैं किसकी, रोबोट की, तो बहुत गर्व के साथ, मतलब जब उनका तैयार हो जाएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब तैयार हो जाएगा तो वो उसे बहुत गर्व के साथ सब लोगों के सामने रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, रिक्वेस्टेड माना निवेदन किया, मैनेज व्यवस्था करना, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, इरिटेटेड चिड़चिड़ा होना, चिड़चिड़ा हुआ होना, पास्ट टेंस है ये। द टीचर कुड नॉट मैनेज द स्टूडेंट्स, टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी, क्योंकि आगे देखो है शी वॉज इरिटेटेड, वो बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। शी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू हेल्प हर, उसने प्रिंसिपल को अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया। द प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द टीचर, प्रिंसिपल ने, एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, व्यक्त करना। प्रिंसिपल ने टीचर के साथ निराशा व्यक्त की। क्या निराशा व्यक्त की कि आप टीचर हो के स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये एक सही बात नहीं है। तो प्रिंसिपल के बिहेवियर से ऐसा व्यक्त हुआ कि वो निराश हो रहे हैं, बच्चों से नहीं, टीचर से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स यूजिंग द गिवन क्वेश्चन और पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट है, डिटेल्स ऑफ अ वंडरफुल क्रिएशन, अर्थात इस अद्भुत रचना जो है उसके बारे में डिटेल्स है ना आपको लिखनी है। तो आपने पूरा लेसन इस अद्भुत रचना के बारे में ही पढ़ा है कि वो क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स थी कि उसके पार्ट्स मूवेबल और रिप्लेसेबल होने चाहिए, है ना। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, मदर इज़ अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, हर when God created mother he wanted all her parts to be movable and replaceable, और उसकी हर लैप मतलब उसकी गोदी, उसके पास एक गोद होती है, जब वो खड़ी होती है तो वो गोद डिसअपियर हो जाती है,
फिर हर किस, उसकी किस की क्या क्वालिटी होती है कि हर किस कैन क्योर एवरीथिंग, है ना। तो फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। फिर है 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स, उसको लॉर्ड ने 6 पेयर्स ऑफ हैंड मतलब 6 जोड़ी हाथ दिए हैं और उन हाथों से वो क्या क्या काम कर सकती है वो उसकी डिटेल्स बतानी है। फिर रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, अर्थात घर पे अगर उसके पास कोई भी जो भी फूड अवेलेबल होता है उससे वो अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सकती है। और उसके बाद लास्ट है 3 पेयर्स ऑफ आइज़, है ना। और 3 पेयर्स ऑफ आइज़ में हमने अभी अभी क्वेश्चंस में भी किया था कि 3 जोड़ी जो आंखें हैं उसमें 3 जोड़ी आंखों के उसके क्या क्या काम है, पहली फर्स्ट पेयर का क्या काम है, सेकंड पेयर का क्या काम है। तो ये पूरा डिटेल आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है टीयर्स। टीयर्स के लिए लॉर्ड ने बोला था कि वो एक मिरेकल है, मैंने तो उसको टीयर्स नहीं दिए थे, लेकिन और वो टीयर्स भी किसके लिए आ सकते हैं उसकी भी आप डिटेल लिख सकते हैं। सेकंड है क्वालिटीज़ फाउंड इन मदर्स। मदर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो अब इसमें भी देखो जो पॉइंट दे रखे हैं लगभग सिमिलर जैसा ही बनेगा। सिमिलर माना जैसे समानता ही आपको मिलेगी। इसमें भी देखो हर किस आया, रन ऑन एनी फूड अवेलेबल आया, फीड फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ओनली ऑन हाफ अ किलो ऑफ कैबेज, आधा किलो गोभी की सब्जी जो होती है उससे वो फैमिली का पेट भर सकते हैं। हील हर सेल्फ, जब वो बीमार होती है तो वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकती है। फिर हर आइज मैनेज अ चाइल्ड विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, हर आइज नहीं होगा हर हैंड्स आएगा, इसमें ये मिस्टेक है। हर हैंड्स कैन मैनेज अ चाइल्ड विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। तो इसका मतलब है कि उसके हाथ जो हैं बिना चिड़चिड़ किए एक छोटे बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। अब वो क्या मैनेज करते हैं कि उसको खिलाती भी है, पढ़ाती भी है, उसको नहलाती भी है, उसको सुलाती भी है, सब काम वो अपने हाथों से बिना इरिटेट हुए कर लेती है। और फिर इसीलिए उसको क्या कहा है, और लॉर्ड ने ये भी कहा है कि वो बहुत टफ होती है, सॉफ्ट होती है लेकिन फिर भी टफ होती है। क्यों टफ होती है? उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत कुछ सहन कर सकती है। हम नहीं जानते कि वो क्या क्या सहन कर सकती है। नॉट ओनली थिंक बट कैन रीज़न एंड कॉम्प्रोमाइज़ टू। ये केवल सोच ही नहीं सकती बल्कि कोई भी जो चीज़ होती है घर में या परिवार में तो उसके पीछे वो कारण का पता भी लगा लेती है कि ये ऐसा क्यों हुआ। एंड कॉम्प्रोमाइज़ टू, और बहुत सारी चीज़ों में वो परिवार के सदस्यों के साथ समझौता भी कर लेती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ मदर में पाई जाती हैं। तो ये आपके दोनों शॉर्ट नोट तैयार हो गए। उसके बाद है 5th क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स एज आंसर्स। इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर चैप्टर में आ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो पेपर स्टाइल है वो इसी तरह का ही रहेगा। अब इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, मीरा इज सिंगिंग विद डिवोशन। मीरा जो गा रही है वो बहुत डिवोशन माना बहुत लगन और मेहनत के साथ गा रही है, मतलब उसने गाने में अपना जी जान लगा दिया है। कहने का मतलब ये है, डिवोशन का अर्थ ये होता है। तो इसमें अंडरलाइन किन वर्ड्स को किया हुआ है? विद डिवोशन। इसका मतलब है हमको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जिसका आंसर बन जाए विद डिवोशन। आपको ये चीज़ क्लियर पहले भी जो हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हो गई होगी। तो इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हु इज सिंगिंग विद डिवोशन। अगर ये क्वेश्चन हम चूज करते हैं कि कौन डिवोशन के साथ गा रहा है तो इसका आंसर बन जाएगा मीरा। तो हमको मीरा आंसर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? विद डिवोशन। दूसरा है हाउ इज मीरा सिंगिंग। मीरा कैसे गा रही है? तो कैसे गा रही है? बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ गा रही है, इसीलिए हमको यही आंसर चूज करना पड़ेगा। थर्ड है व्हाट इज़ मीरा सिंगिंग। मीरा क्या गा रही है? तो वो तो इसमें बताया ही नहीं है कि मीरा क्या गा रही है। भजन गा रही है, फिल्मी सॉन्ग गा रही है, कविता गा रही है, कुछ नहीं हमको मालूम, तो ये तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है व्हेन इज़ मीरा सिंगिंग। वो व्हेन भी आया है तो उसके लिए टाइम आना चाहिए, तो टाइम भी इसमें नहीं दिया हुआ है कि सुबह गा रही है, शाम को गा रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज़? तो हमको कौन सा चूज़ करना पड़ेगा? बी आंसर राइट है। सेकंड है द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पार्सल।
पोस्टमैन ने पार्सल डिलीवर किया, डिलीवर किया माना पहुंचाया। अब अंडरलाइन किसको किया हुआ है? द पार्सल। पार्सल क्या है? एक थिंग, एक वस्तु। तो वस्तु जब हमको जाननी होती है तो उसलिए आप पहले से थोड़ा सा अपना ये बेसिक चीज़ें क्लियर कर लें कि जब वस्तु के बारे में जानना होता है तो हमेशा क्वेश्चन किससे बनता है? व्हाट से। अगर पर्सन के बारे में जानना होता है तो क्वेश्चन किससे बनेगा? हु से। किसी चीज़ का तरीका जानना होता है तो हाउ से। जैसे ऊपर वाले में हमने किया कि मीरा कैसे गा रही है? बहुत ज़्यादा लगन के साथ गा रही है, तो उसका क्वेश्चन क्या बना था? कैसे। मीरा कैसे गा रही है, तो कैसे के लिए क्या यूज़ हुआ है? तरीका। मीरा के गाने का तरीका कैसा है? बहुत लगन से गाने का है, तो इसमें तरीका जानना होता है तो हाउ लगाते हैं। वैन आता है तो हमेशा आंसर में टाइम होगा तो ही हम वैन से क्वेश्चन बना सकेंगे। अगर आंसर में प्लेस होगा तो हमारा क्वेश्चन वेयर से बनेगा। तो ये थोड़ी WH जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको 9th में भी सिखाए हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो द पोस्टमैन डिलीवर्ड द पार्सल। पार्सल, पोस्टमैन ने पार्सल डिलीवर किया। तो इसका क्वेश्चन हमको वैन वाला नहीं आया क्योंकि टाइम नहीं है। हु वाला नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अगर हु डिलीवर्ड द पार्सल, पार्सल किसने डिलीवर किया, तो आंसर में क्या आना चाहिए? पोस्टमैन ने। तो पोस्टमैन को अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अंडरलाइन किसको किया हुआ है? पार्सल को। थिंग है तो इसीलिए व्हाट वाला हम चूज करेंगे एज अ राइट आंसर। वेयर वाला भी नहीं आएगा, हु, वैन, वेयर तीनों इकट्ठ हो गए, बाकी क्या बचा? व्हाट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द टीचर आस्क्ड गिरा टू कलेक्ट द बुक्स। टीचर ने गिरा को बुक्स कलेक्ट करने के लिए कहा। तो अब हमको क्या करेंगे? ये जो है टू कलेक्ट द बुक्स मतलब किताबें इकट्ठी करने के लिए कहा। तो किताबें इकट्ठी करना क्या है? एक काम है ना। तो उसको एक्शन है ये। उस एक्शन को जानने के लिए हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ये भी व्हाट से ही बनेगा। क्यों? अब व्हाट के 3 है, देखो। व्हाट डिड गिरा डू, गिरा ने क्या किया, तो हम बोलेंगे गिरा ने किताबें इकट्ठी की। ये क्वेश्चन हमको नहीं बनाना है, हमको हु वाला तो बनेगा ही नहीं। थर्ड जो है व्हाट वाला, वो क्या है? व्हाट डिड द टीचर आस्क गिरा टू डू। टीचर ने गिरा को क्या करने के लिए कहा, तो हमको समझ में आ रहा है कि टीचर ने गिरा को बुक्स इकट्ठी करने के लिए कहा। तो ये राइट आंसर होगा। व्हाट डिड द टीचर डू, टीचर ने कुछ किया नहीं है, टीचर ने सिर्फ क्या किया है? गिरा को कहा है। तो इसीलिए लास्ट वाला भी नहीं होगा, सी राइट आंसर है। और इस तरह से हम अगर WH वर्ड्स को समझ लेंगे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें फंक्शंस में TIONS होगा, आई मिसिंग है इसमें। फर्स्ट है, इसका मतलब क्या है? देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फंक्शंस। अभी आपने लैंग्वेज फंक्शन पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं, है ना। डिस्क्राइबिंग एक्शन, स्पेसिफाइंग लोकेशन और स्पेसिफाइंग टाइम, ये सब इस तरह के आपके हर लेसन में आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाला जो है, अ पियोन इज रिंगिंग द बेल। ये क्या? रिंगिंग द बेल हमने भरा है और दिया हुआ क्या है? अ पियोन इज, बाकी क्या है? ब्लैंक है। तो डिस्क्राइबिंग एक्शन, एक्शन का मतलब कोई भी कार्य करते हुए हमको ऐसा बताना है कि ये पियोन जो है कोई कार्य कर रहा है। क्यों? अ पियोन इज माना प्रेजेंट टेंस। तो हमको क्या बताना है? पियोन का क्या क्या काम होता है? द पियोन इज ब्रिंगिंग द फाइल, अ पियोन इज रिंगिंग द बेल। स्कूल में पियोन जो है वो क्या करेगा? बेल बजाएगा, तो वो बेल बजा रहा है। अगर ऑफिस में पियोन है तो वो क्या कर रहा है? फाइल इधर उधर ले जा रहा है ना। वो मैनेजर के पास खड़ा है। तो ये क्या है? एक्शंस हैं। तो एक्शंस बताते हुए हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? तो रिंगिंग द बेल ज़रूरी नहीं है ये का यही सेंटेंस, इसके ऑप्शन में हम 4 और सेंटेंस भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लगा के हम इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें डिस्क्राइब क्या होना चाहिए? एक्शन। एक्शन माना कोई भी कार्य। सेकंड है माय फ्रेंड। अब इसमें ब्लैंक है, मेरा फ्रेंड।
या मेरी सहेली। स्पेसिफाइंग लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है किसी स्थान का वर्णन करते हुए, किसी स्थान के बारे में बताते हुए आप वाक्य को पूरा करो। अब माय फ्रेंड क्या आना चाहिए, मेरी सहेली क्या रहती है, नियर द टेम्पल। माय फ्रेंड लिव्स नियर द स्कूल, माय फ्रेंड लिव्स नियर द हॉस्पिटल। तो टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है, लोकेशन, प्लेसेस। इसीलिए हम इस वाक्य को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द डॉक्टर विल ऑपरेट द पेशेंट एट 12 PM। अब इसमें देखो क्या है, स्पेसिफाइंग ब्रैकेट में दे रखा है टाइम। टाइम हमको बताना है, टाइम आना चाहिए सेंटेंस में। तो डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, विल करेगा, फ्यूचर टेंस में हमको ये पूरा करना है। अब डॉक्टर टाइम बताते हुए ये काम करेगा। अब टाइम बताते हुए कौन सा काम डॉक्टर करने वाले हैं, डॉक्टर कौन से काम करते हैं, या तो पेशेंट को चेक करते हैं, या ऑपरेशन करते हैं, या मतलब उसको, डॉक्टर का काम ही क्या होता है, मरीज़ की को चेक करना, है ना, उसको देखना, उसको क्या तकलीफ़ है। या फिर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशंस करते हैं, तो उनके लिए क्या आ जाएगा, ऑपरेट। द डॉक्टर विल ऑपरेट द पेशेंट एट 5 PM, 12 PM, 10 PM, जो चाहिए आपको। 12 PM नहीं, 12, हाँ 12 आप लिख PM ही लिखोगे, AM लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, रात के 12 बजे। तो इसीलिए रात के 12 बजे नहीं, दोपहर के 12 बजे, शाम के 5 बजे, सुबह 10 बजे, जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता है वो आप लिख सकते हो। ऑपरेट की जगह चेक भी आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द डायलॉग सिलेक्टिंग द करेक्ट रेस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन द फंक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है फादर, फादर बोल रहे हैं। अभी इसमें देखो क्या करना है, कंप्लीट द डायलॉग्स, डायलॉग को कंप्लीट करना है। करेक्ट रेस्पॉन्स, फिर से ये ऑप्शन वाले MCQs जैसे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इन ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और डायलॉग को पूरा करना है। मतलब डायलॉग में ना, दो जने बातचीत कर रहे हैं, उसमें एक जने का सेंटेंस बताया, दूसरे जने का सेंटेंस जो है वो मिसिंग है, वो आपको उन 4 में से सिलेक्ट करके और डायलॉग को कंप्लीट करना है। अभी हम देखेंगे इसमें फादर और अमन, दो जने बात कर रहे हैं। फादर बोल रहे हैं, व्हाट इज करण डूइंग, करण क्या कर रहा है। तो जवाब कौन दे रहा है, अमन, है ना। तो अमन कह रहा है, क्या कह रहा है, डिस्क्राइबिंग एक्शन। हमको वो सेंटेंस, 4 ऑप्शन ABCD में से वो सेंटेंस सिलेक्ट करना है जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो। एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो माना कोई कार्य करते हुए बता रहा हो, कि अमन बोल रहा है कि करण ये चीज कर रहा है। जवाब कौन दे रहा है, अमन। किसके लिए बोल रहा है, करण के लिए, है ना। तो आई विल फाइंड आउट, ये तो एक्शन हुआ ही नहीं कि मैं पता लगाऊंगा। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही विल कम होम एट 6 o'clock, वो 6 बजे शाम को घर आएगा। किसी में भी करण एक्शन करता हुआ नहीं दिखाया। ये लास्ट जो D सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग टेनिस एट दिस टाइम, वो हमेशा इस समय पर टेनिस खेलता है। तो मतलब अभी भी वो टेनिस खेल रहा है, उसके कहने का मतलब है। तो टेनिस खेलना एक प्रकार का क्या हुआ, एक्शन। प्लेइंग टेनिस क्या है, एक्शन है, इसीलिए इसमें D राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उमंग बोलता है, वेयर इज मीनल, मीनल कहाँ है। तो अमन जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है, स्पेसिफाइंग लोकेशन, स्थान बताते हुए। कि उमंग ने पूछा है कि मीनल कहाँ है, तो नेचुरली मीनल जहाँ होगी उस स्थान का नाम हम बताएंगे ना। समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में देखो, शी इज़ फाइन थैंक यू, इसमें कहीं स्थान नहीं है। शी इज़ इन द किचन, किचन एक प्लेस है, लोकेशन है, स्थान है। सी में क्या है, शी विल कम अर्ली, वो जल्दी आ जाएगी। डी में शी इज़ लेट, कहीं पे भी प्लेस नहीं आया तीनों के, बाकी तीनों सेंटेंस में, सिर्फ बी के अलावा। बी में जो है वो शी इज़ इन द किचन, कि वो किचन में है। उमंग ने सवाल ही ऐसा पूछा है कि मीनल कहाँ है, तो अमन यही जवाब देगा कि वो किचन में है। तो इसका राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फंक्शंस। फिर से हमको लोकेशन, टाइम और एक्शंस को समझकर
समझकर और हमको फंक्शंस इसके साथ ज्वाइन करने हैं। फर्स्ट है जैसे मेहुल इज इन हिज ऑफिस, पहले हम ए बी समझ लो आप इनको, तो ए साइड वाले हम पढ़ लेंगे, पहली साइड वाले मेहुल इज इन हिज ऑफिस, मेहुल अपने ऑफिस में है। मदर यूजुअली कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, मदर जो है वो अक्सर सुबह के टाइम खाना बनाती है। सोहम स्टडीज़ इन अ कॉलेज इन पुणे, तो सोहम जो है पुणे के कॉलेज में पढ़ाई करता है। अब देखो इसमें मेहुल इज़ इन हिज ऑफिस, इसमें आपको क्या दिखा रहे हैं, मेहुल जो है वो अपनी ऑफिस में है, तो ऑफिस क्या बता रहा है, एक स्थान का नाम, लोकेशन, तो इसको हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, लोकेशन के साथ। दूसरा, मदर यूजुअली कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, मदर जो है वो अक्सर सुबह में खाना बनाती है, तो इसमें क्या क्या बता रखा है, ज़्यादा किस पर एम्फसाइज किया है, जोर दिया गया है, मॉर्निंग पर, तो मदर जो है मॉर्निंग में खाना बनाती है। तो ये मॉर्निंग क्या हुआ, टाइम, सुबह शाम 10 बजे 12 बजे 2 बजे जो भी आप दे रहे हो, कल परसों, है ना, टुडे टुमारो यस्टरडे, ये सब भी किससे रिलेटेड है, टाइम से, तो ये इसमें क्या आएगा, स्पेसिफाइंग टाइम। और थर्ड जो है सोहम स्टडीज़ इन अ कॉलेज इन पुणे, इसका मतलब ये हुआ कि सोहम पुणे के कॉलेज में स्टडी करता है, तो इसमें भले इसमें भी देखो पुणे लोकेशन दिया हुआ है, लेकिन हमको तीनों के साथ मैच करना है, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे, स्टडीज़, स्टडीज़ का मतलब क्या हुआ, एक्शन, कि सोहम पुणे के कॉलेज में क्या करता है, पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हुआ, एक्शन, तो हम इसीलिए थर्ड को किससे करेंगे, सी से। सही दिया हुआ है और सब सही मैच हो रहे हैं, तो नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सूचना अनुसार करो, तो सूचना अनुसार करने का मतलब है इसमें कि जैसी दी हुई है सूचना, लेकिन वो सूचना आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस हैं ये हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक ग्रामर का पॉइंट है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो इसका जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द टीचर टॉट अ लेसन, द टीचर टॉट अ लेसन, तो टीचर ने लेसन पढ़ाया, है ना। तो ये पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा इसमें कि हमको पहले पूरे दोनों तीनों सेंटेंस आप पढ़ लो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द स्टूडेंट्स आस्क्ड सम क्वेश्चंस, टीचर ने लेसन पढ़ाया, विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न पूछे। अभी टॉट जो है वो टीच का पास्ट टेंस है, टॉट मतलब पढ़ाया। यहाँ पे है द स्टूडेंट्स आस्क्ड सम क्वेश्चंस, विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न पूछे। आस्क्ड भी पास्ट टेंस का दिया हुआ है वर्ड, आस्क प्रेजेंट टेंस है और आस्क्ड पास्ट टेंस है। द टीचर आंसर्ड द क्वेश्चन, टीचर ने उनके प्रश्नों के जवाब दिए, आंसर्ड भी पास्ट टेंस है। शी टुक अ टेस्ट, और टुक जो वर्ब है वो भी पास्ट टेंस है। इसका प्रेजेंट टेंस क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, टेक, तो टेक का दिया हुआ है टुक। शी टुक अ टेस्ट, उसने टेस्ट, उन्होंने टेस्ट लिया, मतलब टीचर ने टेस्ट लिया। अब इस सेंटेंस को हमें शुरू करना है कैसे, अ लेसन वॉज टॉट। अब ये आया कहाँ से, अ लेसन वॉज टॉट। अब हमको ये समझना है ग्रामर का पॉइंट कि जब एक्टिव वॉइस होती है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, अब इसमें देखो इस लेसन में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें दे रखी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति, कर्ता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो कर्ता कौन है इसमें, द टीचर। फिर टीचर ने क्या काम किया, पढ़ाया, तो टॉट क्या हो गया, वर्ब। और टीचर ने जो काम किया उसका असर किस पर पड़ा, लेसन पर, तो लेसन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें इस लेसन में इस सेंटेंस में तीन चीज़ें यूज़ हो रही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस का मतलब पैटर्न है। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो इसका पहला नियम होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं, आगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेसन है ना, इसको कहाँ ले आएंगे, आगे। इसमें देखो क्या होता है, एक्टिव में हमेशा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, कर्ता जो होता है वो सक्रिय होता है। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो जो कर्म है वो सक्रिय बन जाता है और कर्ता जो होता है वो निष्क्रिय बन जाता है, इसीलिए उसको पीछे ले जाते हैं। तो अ लेसन को हम कहाँ ले आए, आगे, अ लेसन। उसके बाद हमको इसमें दे रखा है टॉट, तो हमको लगानी पड़ती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। और वो सहायक क्रिया भी हम कहाँ से चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, इसमें टॉट वर्ड दे रखा है तो टॉट पास्ट टेंस का है तो हमको सहायक क्रिया भी पास्ट टेंस की ही लगानी पड़ेगी। तो और लेसन, अ लेसन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये चीज़ भी हमको देखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया चूज होगी। तो अ लेसन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर और पास्ट टेंस का सहायक क्रिया होती है वॉज, इसीलिए क्या आ गया, अ लेसन को हम आगे ले आए, फिर हमने सहायक क्रिया लगाई वॉज, और टॉट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी टॉट, टीच, टॉट और टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट। तो ये नियम है कि एक तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, दूसरा हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज किया, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और लास्ट में बाय लगा के और हम सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, पीछे। ये एक पूरी रचना होती है जिससे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको जितना समझा पा रही हूँ आप समझ रहे हैं, नहीं तो जब भी स्कूल खुलेंगे तो पर्सनली हम ग्रामर अच्छे से आपको और अच्छे से क्लियर करवा पाएंगे। तो इसमें हमने कैसे किया, अ लेसन वॉज टॉट बाय द टीचर, अ लेसन को आगे ले आए, उसके साथ हमने वॉज लगा दिया, टॉट का टॉट भी सेकंड फॉर्म है और हमने थर्ड फॉर्म टॉट ही लगाया, बाय लगा के द टीचर लिखा और वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और इसमें देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया इसलिए वो सक्रिय हो गया, और जो टीचर है सब्जेक्ट वो पीछे चला गया तो वो क्या हो गया, निष्क्रिय। इसमें डूअर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, डूअर माना कोई भी काम करने वाला, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको हम पीछे ले गए। फिर है द स्टूडेंट आस्क्ड सम क्वेश्चंस, फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, सम क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, आगे ले आए, सम क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस बहुवचन है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वर। वो लेसन था एक, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, इसीलिए क्या लगाया, सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। और फिर क्या है, द टीचर आंसर्ड द क्वेश्चंस, फिर इसको हम क्या करेंगे, टीचर ने क्वेश्चंस के आंसर दिए तो क्या आएगा, द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय द टीचर, है ना, द क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय द टीचर। और लास्ट है शी टुक अ टेस्ट, अब इसको भी हम टेस्ट को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अ टेस्ट वॉज, टेस्ट सिंगुलर है फिर से वॉज लगा, अ टेस्ट वॉज टुक का टेक, टुक और थर्ड फॉर्म होता है टेकन, तो अ टेस्ट वॉज टेकन बाय शी का कर्म विभक्ति हम यूज करते हैं तो शी का क्या हो जाएगा, हर, तो अ टेस्ट वॉज टेकन बाय हर। इस तरह से हमको ये चेंज करना है। ऐसे ही अतुल राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, फिर से अब देखो इसमें थोड़ा सा पहले वाला जो सेंटेंस किया था वो अपने पास्ट टेंस का किया था, इसमें हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों, क्योंकि वर्ब में क्या लगा हुआ है, पीछे एस, क्रिया में एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये साधारण वर्तमान काल का सेंटेंस है। अतुल राइट्स अ लेटर, इसका मतलब हुआ अतुल पत्र लिखता है। अगर ये पास्ट टेंस का होता तो क्या होता, अतुल रोट अ लेटर, अतुल ने पत्र लिखा, लिखा नहीं है, क्या है, अतुल पत्र लिखता है। तो इसीलिए इसमें देखो सहायक क्रिया जो लगेगी वो भी प्रेजेंट टेंस की लगेगी, और अ लेटर क्या है, सिंगुलर, इसीलिए प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर की
हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज। तो अ लेटर इज और राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट और रिटर्न थर्ड फॉर्म हो गया रिटर्न, इसीलिए अ लेटर इज रिटन बाय अतुल। अमृता चेक्स इट, इट इज चेक्ड, इट सिंगुलर है, वही लेटर ही है, इट किसके लिए यूज हुआ है, लेटर के लिए, इसीलिए वो भी सिंगुलर ही है, फिर से इज आएगा। इट इज चेक्ड बाय अमृता। मिहिर पुट्स इट इनटू एन एनवलप, है ना, इट इज पुट इन एनवलप बाय मिहिर। और नेक्स्ट सेंटेंस है शीतल पोस्ट द लेटर, शीतल उसको पोस्ट करती है, तो क्या आ जाएगा, द लेटर इज पोस्टेड, पोस्ट का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय शीतल। और ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स, मतलब पैराग्राफ आपको राइटिंग करनी है। अ विजिट टू अ गार्डन और सेव द एनवायरनमेंट। आपका ये दो दिए हुए हैं, दो में से आपको स्पेस दे रखी है वर्कबुक में एक की, है ना। तो अगर आप विजिट टू अ गार्डन वर्कबुक में लिखते हैं तो सेव द एनवायरनमेंट आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, असाइनमेंट नोटबुक में, है ना। दोनों ही इसमें आपको और दे रखा है, और का मतलब होता है अथवा, तो एक तो दोनों में से एक आप यहाँ पे करो और एक आप अपनी नोटबुक में करो, तो दोनों के पॉइंट्स भी दे रखे हैं। और विजिट टू अ गार्डन ये कॉमन टॉपिक है, व्हेन यू विजिटेड तो आप गार्डन वाला वर्कबुक में कर लेना, और सेव द एनवायरनमेंट जो है वो सब स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में करेंगे, ये ध्यान देना है। तो व्हेन यू विजिटेड विथ हुम मतलब आप गार्डन में कब गए, किसके साथ गए, वहाँ क्या थे, ट्रीज एंड फ्लावर्स, फाउंटेन फवारे थे, ठंडी ठंडी कूल ब्रीज माना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बर्ड्स चर्पिंग इन द ट्रीज पक्षी जो है पेड़ों में बैठ के अपनी आवाज़ कर रहे थे, चिल्ड्रन प्लेइंग गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, पीपल टेकिंग अ वॉक लोग जो है वॉक कर रहे थे, सम सिटिंग एंड टॉकिंग कुछ लोग गार्डन में क्या करते हैं बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, बलून मैन गार्डन के बाहर एक बलून मैन खड़ा था अपने बलून्स बेच रहा था, सेल कर रहा था, आइसक्रीम स्टॉल भी था, हाउ यू एन्जॉयड आपने गार्डन में किस तरह से एन्जॉय किया। तो एक बगीचे की सैर, विजिट का मतलब होता है सैर, तो इस पे आपको लिखना है। और दूसरा है सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो पर्यावरण को कैसे बचाना है ना, सेव द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन माना प्रदूषण, प्रदूषण आप पढ़ चुके होंगे साइंस में, एयर, वाटर, नॉइज़, हवा, पानी और ध्वनि, जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, उसके कारण क्या होते हैं, रीजंस। फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन माना अगर हम प्रदूषण फैलाते हैं तो उसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको क्यों आया है टॉपिक, क्योंकि आपने जो थर्ड लेसन पढ़ा था क्या था वो, एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्ण मूर्ति, तो ये जो लेसन था उसमें पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। प्रिवेंशन माना क्या किस चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं, सुझाव दो, सजेशंस। फिर रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, पीपल्स कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों का उसमें क्या योगदान होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको समझ के और इस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट नोटबुक में कंप्लीट करना है। और यहीं पे आपका ये वर्कबुक एक्सरसाइज ख़त्म होता है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 5th चैप्टर के साथ। थैंक यू।